अध्याय 11 देख रहे हैं, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन, इसका संगठन। अब हमने देखा कि जो कांग्रेस थी वो उसमें कई लोग मॉडरेट थे, यानी निवेदन की नीति पर वो काम करते थे कि भाई ये कर दीजिए, ये नहीं होना चाहिए, वो कर दीजिए। लेकिन कुछ उसके बाद ऐसे लोग आए या ऐसी सोच आई। 1890 पे ले जाता हूं पहले मैं आपको। यहां पर क्या हुआ, कई सारे इंडियन, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्टाइल था या उनकी टेक्निक थी या कहे उनका जो मेथड था, जो तरीका था, उस पे सवाल उठाने लगे थे, क्वेश्चन करने लगे थे कि भाई ये किस तरीके की आपका निवेदन की नीति है कि आप मांग कर रहे हो और पोलाइटली मांग कर रहे हो। तो इसमें मैं कुछ लीडर्स के नाम लूंगा, आप देखेंगे। ये है बिपिन चंद्र पाल साहब, ये है बंगाल के थे ये। महाराष्ट्र से हैं आपके, एमएस कर देता हूं, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक साहब। ऐसे ही लाला लाजपत राय साहब, ये थे पंजाब से। अब ऐसे लोग और भी इनके साथ जो लोग थे, उनका ये था कि हम आमूल परिवर्तनवादी लोग हैं, यानी कि इनका सोच बड़ी रेडिकल थी, रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स या तरीका ये अपनाना चाहते थे। आमूल परिवर्तनवादी ये लोग थे, यानी कि पूरी तरीके से परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने बल्कि इन लोगों को क्रिटिसाइज किया कि ये क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। इसका मतलब होता है निवेदन की नीति, कि हाथ जोड़ के आप उनसे मांग कर रहे हो। उन्होंने ये कहा कि हमें, इन लोगों ने कहा कि भाई हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, जैसे आत्मनिर्भर आज कई लोग कहते हैं, हमारे नेता भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। तो सेल्फ रिलायंट या सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं कि खुद अपने ऊपर निर्भर रहिए। और कंस्ट्रक्टिव वर्क, यानी ऐसे काम जो आज तक नहीं हुए हो और हमें करने पड़ेंगे खुद ही। तो यहां पर इन्होंने ये बात कही कि हमें बस ब्रिटिश अच्छे हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स अच्छे हैं, ब्रिटिश राज अच्छा है, या ये कहें कि इनके अच्छे इंटेंशन है गवर्नमेंट के, ये कर देंगे, इस तरीके से नहीं रहना। हमको स्वराज के लिए लड़ाई करनी है, फाइट करनी ही है, हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। तो तिलक साहब यहां जो आप देख रहे हैं, इन्होंने एक स्लोगन उठाया जो लोगों ने बिल्कुल अपने कंधों पे बिठाया और कहना शुरू किया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे किसी भी कीमत पे लेकर रहूंगा। ये साहब आप जो देख रहे हैं, जिनका मैंने अभी भी नाम लिया, ये बाल गंगाधर तिलक साहब हैं, और ये एक न्यूज़पेपर लेके बैठे हुए हैं। जरा देखिएगा, ये न्यूज़पेपर का नाम है केसरी, मुखपत्र कह सकते हैं इसको, केसरी। देख रहे हैं आप नाम। तो ये जो केसरी न्यूज़पेपर है, ये मराठी न्यूज़पेपर था, मराठी में लिखा जाता था। इसके ये करता धरता थे, ये कहें कि ये एडिटर थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये केसरी एक मुखपत्र बन गया था अंग्रेजों के खिलाफ बोलने के लिए, अंग्रेजों को क्रिटिसाइज करने के लिए। 1905 में एक घटना होती है, वो घटना है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये साहब का नाम है जॉर्ज कर्जन, वाइस रॉय कर्जन। चेहरा देख लीजिए अच्छे से जरा। तो ये जो साहब हैं, इन्होंने बंगाल का, अभी बंगाल दिखाता हूं आपको, यहां पर है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले समझिए, इन्होंने इसका पार्टीशन कर दिया। और जो पार्टीशन इसलिए किया, उन्होंने कहा कि भाई बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रांत है, उस जमाने में बहुत बड़ा प्रांत था, बल्कि आप ये कहें कि पूरा बिहार इसी के अंदर था। अब आप सोचिए, बंगाल और बिहार को मिला लीजिए तो कितना बड़ा हो जाएगा। और उड़ीसा, नीचे से उड़ीसा के भी कई जो पार्ट्स थे वो इसी में थे। तो अंग्रेजों ने कहा, देखिए साहब, ये जो प्रशासनिक सुविधा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इस हिसाब से हम इसको, हमारा पार्टीशन करना जायज़ बनता है, इसलिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं। लेकिन असली बात ये थी कि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं और जो बिजनेस पर्सन हैं, यानी ये लोग ब्रिटिश ऑफिशियल्स और साथ में जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, उनके बीच कुछ सांठ गांठ है, या उनके बीच जो भी एक
ये क्लोजली टाइड को तो हम सांठगांठ ही कहेंगे, इनके बीच में कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके कारण ये किया गया। एक कारण और था इसका। क्या कारण था? कि बंगाल के लोग आप जानते हैं समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे कल्चरल डाइवर्सिटी है वहाँ पर, बहुत ही शानदार लोग हैं। और वहाँ के जो नेतागण थे, अब आप देखिए आरएसएस की भी शुरुआत वहीं से हुई है, जितनी भी वंदे मातरम वहाँ से आया है, हर चीज़ जो हमारा राष्ट्रगान है वो सारी चीज़ें बंगाल से ही निकल के आई हैं। तो आप समझ रहे हैं बंगाल की क्या वैल्यू है। तो बंगाल के जो लोग थे, यानी कि जो नेता थे, अगर मान लीजिए ऐसे 4 नेता खड़े हैं, अगर इनको तोड़ दिया जाए तभी तो कुछ काम बन सकता है। तो यही नीति इन्होंने अपनाई, इसलिए हम कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल की नीति। तो इन्होंने क्या किया, इसको थोड़ा सा भाग सेपरेट किया और इन्होंने इस तरीके से पैंतरा अपनाया कि ईस्ट बंगाल उसको जोड़ दिया आसाम के साथ। आसाम यहां था, ईस्ट बंगाल को जोड़ दिया असम के साथ, अलग नहीं किया। ऐसे नहीं किया कि भाई ईस्ट और वेस्ट बंगाल बना दिया इन्होंने। और उस जमाने में समझ लीजिएगा कि जो बांग्लादेश है आजकल का, वो हमारे साथ ही था, मतलब वो बंगाल का ही पार्ट था बेसिकली, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि जो बंगाली पॉलिटिशियन थे, जो राजनेता थे, जो ये आवाज़ उठा रहे थे, उनके खिलाफ एक तरीका था या उनके खिलाफ एक मुहिम थी। लेकिन ये जो इन्होंने काम किया उससे लोग काफ़ी इन्फ्यूरिएटेड हो गए, काफ़ी गुस्सा हो गए। पहले मैं इनके गुस्से पे ले जाऊँगा, लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा। देखिए हुआ क्या था, ये पूरा बंगाल था, आप देखिए कितना बड़ा बंगाल, ये बंगाल हो गया। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें ये ईस्टर्न बंगाल है, 2 भाग किए इन्होंने, ये बंगाल का 2 भाग किया, एक ये बंगाल रहा, ये ईस्टर्न बंगाल कर दिया, और जिसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पूर्वी जो भाग है उसको जोड़ दिया इन्होंने आसाम के साथ। ये इन्होंने एक गेम खेला 1905 और 1911 का, मैं पार्टीशन आपको दिखा रहा हूँ। तो हुआ ये, जैसे मैंने कहा कि भाई आप पार्टीशन कर देंगे तो लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। जब उन्होंने मांग की नहीं, आप उन पर चीज़ें थोपेंगे तो वो तो नाराज होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात होते ही कांग्रेस के कौन कौन से धड़े थे। एक तो मॉडरेट था, ठीक, निवेदन की नीति वाला, यानी जय कहें लिबरल्स कह सकते हैं उनको आप, और कुछ जो थे वो रेडिकल्स थे, जो लाल बाल पाल मैंने बात बताई आपको। ये दोनों के दोनों धड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सब इस विभाजन के खिलाफ थे। उन्होंने इसका विरोध किया, अपोज किया, दे अपोज्ड इट। कौन? मॉडरेट्स और रेडिकल दोनों। तो बहुत सारी पब्लिक मीटिंग हुई, लोग जुटे, विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, और उसके बाद ये एक मास प्रोटेस्ट में, मतलब लोग निकल के आ गए, लोग बिल्कुल इसके विरोधी हो गए। तो ये जो स्ट्रगल एक तरीके से हुआ 1905 के बाद, जो पार्टीशन के बाद जो शुरू हुआ, इसको कहा गया स्वदेशी मूवमेंट। क्या कहा गया? स्वदेशी मूवमेंट। और सबसे बड़ी बात, ये बंगाल में क्योंकि पार्टीशन वहां हुआ था, वहां तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी गूंज या इसकी धारा कई जगह सुनाई दी। और कई जगह, जैसे अगर आप आंध्रा में चले जाएं तो आंध्रा में इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। मतलब आंध्र प्रदेश जो आज का है, वहां पर इसको वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां कुछ चित्र हैं। ये है आपका स्वदेशी मूवमेंट, 1905 से 1908 की इसकी डेट दी हुई है। ये है लोग निकले हुए हैं स्वदेशी मूवमेंट के लिए, क्योंकि लोग तो वैसे ही परेशान थे, है ना, गरीबी थी और उसके बाद ब्रिटिश रूल था। ऊपर से आप ये भी चीज़ें थोप दे कि भाई अपने हिसाब से आप चीज़ों को तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। तो जो स्वदेशी मूवमेंट था, इसका बेसिक ये था कि भाई स्वदेशी में जो स्व है, ये जो स्वदेशी में जो स्व है, इसका मतलब होता है खुद। इसका मतलब था कि आप सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भर बनिए, हम अपना काम खुद करेंगे। यानी कि जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, वो हमारी खुद की शिक्षा होगी। हम अपनी इंडियन लैंग्वेजेस यूज करेंगे, भारतीय लैंग्वेजेस यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर हमको स्वराज प्राप्ति करनी है या स्वराज पाना है, तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे मैस को, पूरे लोगों को मोबिलाइज किया जाए, पूरी जनता की जनता मोबिलाइज हो। और जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है, जो भी अंग्रेज राज में इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं, और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अलावा ब्रिटिश गुड्स जो है, इन सब का परित्याग किया जाए, इन सब को छोड़ा जाए। कई लोग तो ऐसे थे जो रेवोल्यूशनरी वायलेंस
यानी रेवोल्यूशनरी वायलेंस का मतलब होता है क्रांतिकारी हिंसा। आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी या बाकी लोग और कोई भी ऐसा या कहें जो वो धड़ा था कांग्रेस का, वो कभी भी इस विचार में नहीं था कि भाई ये वायलेंस हो। लेकिन क्रांतिकारी हिंसा के खिलाफ जो लोग थे, अब वो भी क्रांतिकारी हिंसा के बारे में बोलने लगे थे कि भाई अगर ब्रिटिश को निकालना है तो हमें क्रांतिकारी हिंसा करनी पड़ेगी। ओके, तो यहां तक की बात तो हुई। अब आप देखें कि जब 20वीं सदी की शुरुआत हुई, कुछ और भी डेवलपमेंट हुए। क्या डेवलपमेंट हुए? आप यहां पर एक चित्र देखेंगे, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये है मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 का एक चित्र देख रहे हैं आप। और उसके बाद ये जो हुआ इसके बारे में बात करता हूं। लाला लाजपत राय की मैंने आपको बात की, ये एक बहुत राष्ट्रवादी नेता थे पंजाब के, पंजाब पीबी कर देता हूं, और ये बहुत बड़े लीडिंग मेंबर्स थे, लेकिन ये रेडिकल ग्रुप के थे, यानी वही जो हिंसा को एक्सेप्ट करता है, राइट। और आर्य समाज के ये बहुत इंपॉर्टेंट या कहें एक्टिव मेंबर थे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो कुछ और घटनाएं हुई, ओपनिंग जो डेकेड था या फिर शुरुआती दौर जो था 20वीं शताब्दी का, और मैं 1900 की बात कर रहा हूँ, 1910, 1920 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट हुआ ये कि कई सारे जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड थे या ज़मींदार थे, और साथ में जो मुस्लिम नवाब थे, इन्होंने ढाका में, ये लोग मिले, कहाँ मिले? ढाका में मिले 1906 में। और यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हो गया। अब ये लीग ने कुछ एक ऐसी बात कह दी जो थोड़ा सा अलग बात कह दी। ये लीग कहती थी, मुस्लिम लीग कहती थी कि जो बंगाल का पार्टीशन हुआ है, यानी जो बंगाल का विभाजन हुआ है वो सही है, पार्टीशन सही है। और इन्होंने ये कहा कि हमें आप अलग अलग जगह दीजिए, जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां पर मुस्लिम लोग वोट करेंगे मुस्लिम कैंडिडेट को। मतलब ये कैंडिडेट है तो ये भी मुस्लिम, ये वोट देने वाला है तो ये भी मुस्लिम। तो इन्होंने कहा हमें सेपरेट अलग तरीके से इलेक्टोरेट दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कंसीड किया। कंसीड का मतलब होता है इनकी मांगों को मान भी लिया। ओके, तो गवर्नमेंट ने 1909 में इनकी जो 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग जो थी वो मान ली। इसके अलावा जो काउंसिल्स थी, यानी जो विधान परिषद या फिर जो इलाके थे जहाँ पर लोग चुन के आते थे, तो कई काउंसिल जो हैं उसमें यहाँ पर मुस्लिम लीग या कहें मुस्लिम्स के लिए, केवल मुस्लिम लीग तो नहीं, वो तो पार्टी थी, मुस्लिम के लिए सीट आरक्षित कर दी कि लोग जो यहाँ पर लड़ेंगे वो भी मुस्लिम होंगे और इनको वोट केवल मुस्लिम करेंगे। ये एक घटना हुई। एक और घटना समझिएगा यहाँ पर क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़े बोल्ड अक्षर में दिया है। इसका मतलब है क्रांतिकारी हिंसा, यानी अगर चेंज करना है तो क्रांति लानी पड़ेगी, उसके लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी। काउंसिल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अपॉइंटेड, किसी ने मनोनीत किया हो या किसी को आपने इलेक्ट किया हो, जनता ने इलेक्ट किया हो, और जिस एक तरीके से वो एडवाइजरी का काम करेगा प्रशासन में, या फिर खुद रिप्रेजेंटेशन करेगा, खुद जो है प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरीके से काउंसिल उस जमाने में थी। अच्छा, 1907 में एक और घटना हो गई। वो ये हो गई कि कांग्रेस के जो दो धड़े थे वो अलग हो गए, कांग्रेस टूट गई। जो मॉडरेट्स थे वो ये कहते थे कि भाई ये जो आप बॉयकॉट कर रहे हो और ये सब जो चीज़ें कर रहे हो ये सब ठीक नहीं है। और जो अमूल परिवर्तनवादी थे, यानी कि जिन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं, वो ये कहते थे कि हमें फोर्स का उपयोग करना चाहिए। तो जो मॉडरेट्स थे वो बिल्कुल बॉयकॉट और फोर्स के खिलाफ थे। वो कहते थे लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये दंगा फसाद नहीं, जो होगा वो मोहब्बत से होगा, प्यार से होगा, निवेदन की नीति से होगा। तो इसमें जो फॉलोअर्स थे जो रेडिकल्स के, यानी कि आप जो तिलक साहब की हम बात कर रहे हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे किसी भी तरीके से लेकर रहूँगा, इनके फॉलोअर्स बाहर से काम करने लगे थे। फिर उसके बाद 1905 के बाद 1915 में क्या हुआ कि ये जो मॉडरेट्स है और रेडिकल है, यानी जो दो धड़े थे, आमूल परिवर्तनवादी और जिन्हें हम लिबरल्स कहते हैं, वो दोनों मिल गए। मतलब अब जो अलग हुए थे वो साथ हो गए और 1915 में हो गए। फिर एक और चीज हुई, कांग्रेस ने क्या किया, मुस्लिम लीग के साथ एक पैक्ट साइन किया।
अब आप देखें ये चित्र में मोहम्मद अली जिन्ना दिख रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पर ये जो पैक्ट साइन कर रही है उसे कहा गया लखनऊ पैक्ट। क्या कहा गया, मैं इसको दिखा दूं, यहाँ पर पिक्चर के नीचे लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे। ये जो है लखनऊ पैक्ट है। तो लखनऊ पैक्ट है, इसको साइन किया गया। इनका बेसिक ये था कि कांग्रेस जो थी दो भाग में थी, वो तो एक हो गई। मुस्लिम लीग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फिगर था, एक इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन था मुस्लिम्स का एक तरीके से, और ये दोनों आपस में मिल लिए। ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी। किस तरीके से राष्ट्रवाद बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा, ग्रोथ कैसे हुई इसकी, उदय कैसे हुआ इसका। तो देखिए कि 1919 इसमें क्या था कि ब्रिटिश के खिलाफ स्ट्रगल तो चल ही रहा था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। तो ये एक मास मूवमेंट तो बन ही गया था कि हर आदमी इस चीज़ के खिलाफ था। वो लोग जो थे इसमें डेमोन्स्ट्रेशंस करते थे, लोग इसमें संघर्ष करते थे, विरोध करते थे, पब्लिक मीटिंग होती थी, स्पीचेस होती थी, सब सारी चीज़ें चल रही थी। अब इसमें ये था कि चाहे आप फार्मर्स कहें या पीजेंट कहें, किसान, वो भी आ गए, चाहे आप ट्राइबल्स कहें या फिर आदिवासी कहें, वो भी इसमें जुड़ गए, चाहे स्टूडेंट्स की बात करें वो भी इसमें जुड़ गए, इसके अलावा जो विमेन थी, औरतें थी, वो भी इसमें जुड़ गई। तो एक तरीके से इसमें और भी लीजिए, फैक्ट्री वर्कर कभी कभी इसमें जुड़ जाते थे, उद्योग धंधे में जो काम करते थे वो भी इसमें जुड़ गए। और फिर फाइनली ये हुआ कि कई सारे ऐसे बिजनेस ग्रुप थे। बिजनेस ग्रुप के तो अब बिजनेस जो चला रहे हैं वो तो पावरफुल लोग होते हैं, पैसा भी उनके पास होता है। इन्होंने क्या किया, सीधे के सीधे 1920 के दशक में कांग्रेस को, आईएनसी को सीधा सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सामने, मतलब पीछे से नहीं। जैसे आजकल क्या होता है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनको बिजनेसमैन पैसे देते हैं उनकी पार्टी फंड में, और फिर वो पार्टी वाले जब बन जाते हैं नेता तो उन्हीं के लिए काम करने लगते हैं। तो यहां इन्होंने सामने कहा कि भाई ये हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब इस दरमियान एक और भी चीज हो रही थी। वो क्या चीज थी, विश्व में हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इसका भी चित्र मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, हर चीज आपको पता होनी चाहिए सर, केवल एग्जाम में आंसर नहीं लिखना है। पहला जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से 1918 के दरमियान हुआ। इसी दरमियान रशियन रेवोल्यूशन भी हुआ, यानी कि जो रशियन क्रांति है, रूसी क्रांति, वो भी इसी जमाने में हुई। कैसे, देखिए, पहला जो वर्ल्ड वॉर है इसने जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, या कहें जो हमारी वित्तीय या जो भी पैसे से रिलेटेड जो अर्थव्यवस्था है, और पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक व्यवस्था को बिल्कुल चेंज कर दिया। पहली चीज तो ये है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि हमको भाई और आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी मिलिट्री में इसमें खर्चा करना बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, कहाँ से ये खर्चा कहाँ से लाएंगे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने सब टैक्स लगाने शुरू कर दिए। तो बेसिकली जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर था, जो ये खर्चा कर रहे थे आर्मी पे या एम्यूनिशन पे, या कहें कि जो हमारे शस्त्र होते हैं उन पे, तो इससे क्या हुआ कि जो डिमांड थी किनकी, वॉर सप्लाईज की, वॉर में जो चीज़ काम में आती है उसकी डिमांड एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ गई, एकदम बढ़ गई। और इससे क्या हुआ कि जो आम आदमी है, वो बेचारा जो कॉमन मैन है, वो परेशान हो गया। जब आप इतना बड़ा टैक्स लगा दोगे और गरीबी आ जाएगी इससे, तो सीधी सी बात है। लेकिन जो वॉर से रिलेटेड बिजनेस थे, जैसे मैंने कहा ना बिजनेस ग्रुप, तो जो वॉर से रिलेटेड बिजनेस थे, जैसे अब जूट बैग की, जिसे हम बोरा कहते हैं, जूट बोए बैग, इसकी मांग हो गई, कपड़ों की मांग बढ़ गई, ऐसे जो रेल्स हैं उनकी मांग बढ़ गई। तो जो कंपनियां या जो बिजनेस ग्रुप इनको बनाते थे उनकी तो चांदी हो गई, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ कि इस जमाने में जो बाहर से सामान आता था हिंदुस्तान में वो बंद हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन थी बाहर, है ना। और फिर क्या हुआ कि जो लोग थे, या कहें बिजनेस ग्रुप कह लें या फिर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट कह लें, इनकी तूती बोलने लगी, इनके पास पैसा आ गया। अब इनकी बात, ये अपनी बात को डिमांडिंग पोजीशन में आ गई है। तो इन्होंने ये कहा ब्रिटिश से कि भैया हमें और चीज़ दीजिए। दे डिमांडेड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो इंडियन इंडस्ट्रीज या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो वॉर के समय, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत बढ़ गए, और इन्होंने कहा कि हमें और अपॉर्चुनिटीज, हमें और आप अलग अलग चीज़ दीजिए। इन्होंने मांग करना शुरू किया। अब जैसे मैंने कहा कि वॉर ने क्या किया कि भाई ब्रिटिश आर्मी को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, क्योंकि वॉर हो चुका था। अब तो वॉर के बाद तो अब पता चल जाता है कि भाई हमें और लोग चाहिए।
तो क्या हुआ कि जो हिंदुस्तानी विलेजेस थे उसमें जो बेचारे गरीब लोग थे, किसान थे, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको फोर्स किया गया कि भाई ऐसा है, आपको आर्मी में ज्वाइन करना है। तो कुछ लोग बन गए, कुछ लोग, मतलब जब आप प्रेशर देंगे तो बनना ही पड़ेगा। अब ये जो है इन लोगों को भेजा गया बाहर, मतलब जहां जहां ब्रिटिशर लड़ रहे थे, जहां जहां ब्रिटिश रूल था या फिर ब्रिटिश किसी ना किसी से लड़ रहे थे, इन लोगों को वहां भेज दिया गया। अब ये बेचारे जाते थे, वहां जाके मर कट के आ जाते थे। तो कई लोग जो थे, दिमागदार तो हर आदमी होता है, जब वो पहुंचा तब ये सोचे कि यार बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहने का मतलब ये है, ये ब्रिटिश है, ये मान लीजिए जर्मनी हो गया या रशिया हो गया, जो भी जिससे भी लड़ाई चल रही होगी, ठीक। अब हिंदुस्तानी है, वो ब्रिटिश के लिए इन लोगों से लड़ रहा है। ये तो क्या है, ये तो हमारी पार्टी नहीं हो रही है, हम कहां से बीच में आ गए। तो बेसिकली इनको ये समझ में आ गया कि जो अफ्रीकन लोग हैं और जो एशियन है और जो इंडियन है, इन लोगों को बनाया जा रहा है बेवकूफ, या इनका उपयोग किया जा रहा है, या इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इनका शोषण किया जा रहा है, इनका मिसयूज किया जा रहा है, और इनको उपयोग किया जा रहा है इनकी लड़ाई में। ब्रिटिश की लड़ाई हम क्यों लड़े भाई। तो जो ये लोग लौटे ना, उनमें भी मैस नेशनलिज्म था। जो लोग लौट के आए, लड़के लौट के आए, जब हिंदुस्तान वापस आए तब उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है। और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ पर क्योंकि ये बेसिकली पीजेंट और वर्कर, फैक्ट्री वर्कर के लिए हुआ था, तो ये भी चीज़ हिंदुस्तान में पहुंची। और जब हिंदुस्तान में पहुंची तो जो नेशनलिज्म था वो और बढ़ा, क्योंकि बेसिकली ये बात कर रहे थे फार्मर्स के लिए। रशियन रेवोल्यूशन में ये बात कर रहे थे फैक्ट्री वर्कर के लिए, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे फार्मर और फैक्ट्री वर्कर थे। तो ये बात उन तक भी पहुंची और कि भाई वहाँ क्रांति हुई है, हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, या हमारे दिमाग, उनके दिमाग में, सब कॉन्शियस में तो आ ही गया होगा। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी जी का आगमन होता है और बहुत बड़ा नाम है ये, तो इनकी चर्चा हम करते हैं अगली बार, क्योंकि इनके बारे में अलग से जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।